हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच कंट्री विल होस्ट 2023 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? कौन सी कंट्री 2023 का वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट करेगी? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? तो बच्चों, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। इंडिया जो है वो 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वुमेन्स की, ठीक है, याद रखना, वुमेन्स कैटेगरी की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करी, इंडिया बहुत बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो होस्ट कर चुकी है। 2023 में ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवाए जाएंगे जितने भी मैचेस होते हैं। ये तीसरी बार है कि इंडिया वुमेन कंपटीशन को होस्ट कर रही है। एक बार उन्होंने 2006 में और 2018 में बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया था न्यू दिल्ली में, और 2017 में वुमेन्स यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इंडिया ने होस्ट किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who is the winner of Paris Masters Championship 2022? Paris Masters Championship 2022 है हुई थी अभी, तो इसके विनर कौन हैं? हॉगलर, रूने, नोवाक जोकोविक, रॉजर फेडरर या रफाल नडाल? ये सारे के सारे लॉन टेनिस प्लेयर्स हैं। जो अपना जो पेरिस मास्टर चैम्पियनशिप होती है, ये होती है लॉन टेनिस स्पोर्ट्स में। तो इसमें कौन विनर है, कौन चैम्पियन है? तो बच्चों, हॉगलर रने ये चैम्पियन हैं। इन्होंने हराया है, किसको हराया है इन्होंने हराया नोवाक जोकोविक, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लू टी शर्ट में ये है नोवाक जोकोविक और ये है हॉलगर रने। इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को, और इन्होंने हराने के बाद अपनी जगह टॉप 10 मेंस सिंगल रैंकिंग में अपना जो इस रैंकिंग में अपना जो नाम है वो दर्ज करवा लिया है। अब ये वर्ल्ड के टॉप 10 लॉन टेनिस प्लेयर्स में से आते हैं। ये बहुत छोटे, इनकी उम्र सिर्फ अभी 19 ईयर्स 19 साल के ही हैं ये, और इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराकर ये चैम्पियनशिप अपने नाम करी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विक्रम एस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्रम एस इज रिलेटेड टू इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट। क्या ये इंडिया की पहली प्राइवेट सैटेलाइट है? इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट। क्या ये इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है? या फिर इंडिया की ऐसी सैटेलाइट जो कि इसरो ने डेवलप करी है ताकि टेलीकम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो सके, या नन ऑफ द अबव? तो विक्रम एस जो है बच्चों, वो इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट रॉकेट है। अभी जो रॉकेट्स जितने भी बनाए जाते थे वो सब बनाए जाते थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे इसरो ने बनाया, DRDO ने बनाया, ये सब डेवलप करते थे रॉकेट्स, और जितने भी हमारे स्पेस से रिलेटेड रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, ये सब। बट अब क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अलाउ कर रही है प्राइवेट सेक्टर को भी इस फील्ड में एंटर करने के लिए। अब क्या है, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी हमारे ऐसे एरोस्पेस से रिलेटेड, जैसे सैटेलाइट हो गए, रॉकेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी डेवलप करने में वो सामने आ रही हैं। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गिविंग प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो अ स्पेस टू डेवलप ऑल दीज थिंग्स। तो ये सबसे पहला इंडिया का प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम एस। ये डेवलप किया गया है स्काई रूट कंपनी के द्वारा। स्काई रूट क्या है? एक स्टार्टअप है जिसने कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इसरो के साथ इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। और जो रॉकेट है वो कब लॉन्च किया जाएगा? 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में ये रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। सो दिस इज ऑल अबाउट द विक्रम एस। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेले के एशफोर्ड मेडल इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड वर्क इन द ट्रॉपिकल मेडिसिन। यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वर्ल्ड का, वहाँ पर जो भी बीमारियाँ होती हैं उनके लिए जो रिसर्च और स्टडीज़ करते हैं उनको ये मेडल जो है वो दिया जाता है, यानी बेली के एशफोर्ड मेडल। ये मेडल इंडिया को, मतलब इंडिया के ऐसे कौन से पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड विद दिस अवार्ड? शांता दत्त, शंभुनाथ दी, हरगोविंद खुराना,
डॉक्टर सुभाष बाबू। तो बच्चों डॉक्टर सुभाष बाबू, उनको ये मेडल दिया गया है। इन्होंने स्टडी किया है ट्रॉपिकल डिजीज़ेस को, और स्पेशली किसको, स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस को, जिसको कि हम टीबी भी कहते हैं। उस फील्ड में इन्होंने रिसर्च करी, इसलिए इनको ये जो अवार्ड है बेले के एशफोर्ड मेडल ये दिया गया है। अब 3 ऑप्शन थे, उनके बारे में जान लेते हैं। जो शांता दत्त हैं वो क्या हैं, वो डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंट्रिक डिजीज़ेस की। उन्होंने इस पे रिसर्च किया, उनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है एंट्रिक डिजीज़ेस पर रिसर्च करने का। हरगोविंद खुराना जो हैं वो एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, जिन्होंने की पढ़ाई करी थी। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में फिजियोलॉजी की फील्ड में। मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिलता है और 2022 में कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। शंभुनाथ दी, इनको किस चीज़ में अवार्ड मिला है, इन्होंने किस चीज़ में रिसर्च करी है। इन्होंने डिस्कवर किया था जो कॉलेरा टॉक्सिन्स होते हैं ना, कॉलेरा किस वजह से कॉज होता है, उस पर इन्होंने रिसर्च करी है। और इन्होंने कॉलेरा को हम कैसे केटर कर सकते हैं उसको भी उस पर भी इन्होंने रिसर्च की है। हमने पढ़ा था कि जो कॉलेरा डिजीज़ है ना, इसकी बेसिकली क्या होता है, डायरिया, कॉलेरा, इनको किससे ट्रीट किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है ORS से। ORS क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रॉल होता है वो बैलेंस करता है आपके बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है। इंडिया प्रेसिडेंट है G20 का 2023 में, तो इसकी थीम क्या है। वासुदेव कुटुंबकम सत्यमेव जयते परोपकार्थम इदम शौर्यम। तो बच्चों 2023 में जो G20 की जो प्रेसिडेंसी इंडिया संभाल रही है, तो अब इंडिया ने उसकी थीम रखी है और लोगो भी डेवलप किया है। तो कुछ ऐसा लोगो है जो कि उन्होंने डेवलप किया है, G20 लिखा हुआ। ये जो लोटस है इसमें 7 पेटल्स हैं। 7 पेटल्स जो हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स को डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे लिखा है भारत 2023 इंडिया, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ बताया कि प्रेसिडेंट कौन है, इस बार इंडिया है। तो इस तरीके से उन्होंने लोगो जो है वो डिज़ाइन किया है। लोगो का डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं G20 की थीम क्या है। तो इस बार थीम है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। यानी कि जो हमारा फ्यूचर है एक साथ है, हम अर्थ पे रहते हैं, एक अर्थ है, एक फैमिली, और हम सबका एक फ्यूचर है। यानी कि हमें ऐसे काम करना है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमें एक फैमिली की तरह रहना है, और हमें साथ में मिलकर डेवलपमेंट करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी हम क्लाइमेट इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, जो भी हम इकोनॉमिक इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, उन सबको साथ में मिलकर हमें केटर करना है। बेसिकली ये मतलब है वासुदेव कुटुंबकम को उसका थीम रखने का। इसको कहाँ से लिया गया, ये उपनिषद से इसको लिया गया है। इसका ये भी मतलब है कि जो हमारी लाइफ है ना, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अर्थ में, वी लिव ऑन द प्लानट अर्थ, तो हम सबको ऐसे जीना है, ऐसे रहना है इस दुनिया में कि सबका डेवलपमेंट हो। प्लस जो हमारा नेचर से जो जुड़ाव है, जो हम नेचर पर डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको नेचर के साथ जुड़कर डेवलपमेंट करनी चाहिए। हम कुछ सपोज कर लो कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, सपोज इंडस्ट्री सेटअप करें, इंडस्ट्री से ऐसे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रही है कि हमारा नेचर ख़राब हो रहा है, जो कि हो ही रहा है। तो हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं करनी है। कुछ ना कुछ तरीके हमें ऐसे लेकर आने कि हम नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें। हार्मनी वी हैव टू लिव विद हार्मनी विद नेचर। हमें तालमेल बना के अपने जो नेचर है उसके साथ तालमेल बनाकर चलना है। अच्छा, मैंने 2 श्लोक और डाले थे। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ, यानी कि अकेले सत्य की ही विजय होती है, सच ही हमेशा जीतता है। परोपकार्थम इदम शौर्यम का मतलब क्या है, लाइफ इज़ टू हेल्प अदर्स। ठीक है, इस श्लोक का मतलब है लाइफ इज़ टू हेल्प अदर्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Sharm el Sheikh adaptation agenda is related to which of the following? Kyoto Protocol, COP27, UNDP, UNSC. किससे रिलेटेड है ये? तो बच्चों ये रिलेटेड है COP27 से. आप जानते COP27 क्या है? एक्चुअली में यह एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, मीटिंग हुई थी और वो हर साल मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, ठीक है, हर साल मीटिंग होती है. तो जैसे इस बार 27th मीटिंग है, चल रही है, तो इसको हम COP27 बोलेंगे. नेक्स्ट ईयर होगी तो वो 28th मीटिंग होगी तो हम उसे बोलेंगे COP28. पिछले साल हुई थी तो वो हुई थी एक सेकेंड बच्चों वो हुई थी COP26. तो वो हो गई COP26. सो COP27 जो है वो 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक चल रही है. अभी फ़िलहाल आज 11 नवंबर है तो ये मीटिंग जो है वो हो रही है. इसका नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ ऑफ UNFCCC. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लोग मिलते हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वो मिलती हैं और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, हमें क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है कि हम अपने क्लाइमेट को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर सकें. तो अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है इजिप्ट के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जिनका नाम है समेश शौकरी. ठीक है, हु इज़ द प्रेसिडेंट? समेश शौकरी, जो क्या है इजिप्ट के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं. UNFCCC की जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी बर्लिन जर्मनी में 28 मार्च से लेकर 7 अप्रैल 1955 को, और उसके बाद से फिर इट कंटिन्यू टू हैपन एवरी ईयर. फाइन. शर्म एल शेख जो है वो इजिप्ट में एक जगह है जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है. सो इट इज़ रिलेटेड टू COP27. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज. यानी कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? नेशनल एजुकेशन डे, नॉट इंटरनेशनल, नेशनल एजुकेशन डे. 10th नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, 14th नवंबर को, 9th नवंबर को या 11th नवंबर को. तो बच्चों हम इसे सेलिब्रेट करते हैं 11th नवंबर को, यानी कि आज के दिन. आज है नेशनल एजुकेशन डे. नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है किनको याद करते हुए? हम याद करते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद को. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी को हम याद करते हैं. वो वाले अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, वो वाले अब्दुल कलाम नहीं जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं. ये क्या थे? ये इंडिया के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के, मतलब आज़ादी के बाद के जो सबसे पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. इनको याद करते हुए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं. हमेशा से हम ये डे सेलिब्रेट नहीं करते हुए आ रहे थे. 2008 में सबसे पहली बार हमने ये डे सेलिब्रेट किया था. 2008 में 11 सितंबर को ये डिसाइड हुआ था कि हम ये डे सेलिब्रेट करेंगे हर साल, और हर साल हम इसको एक हॉलिडे के तौर पर इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एक हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे के तरीके से. बट आजकल हम ये देखते हैं कि स्कूल्स में नेशनल हॉलीडेज़, मतलब इस डे पर हॉलीडे नहीं रखा जाता. लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चे स्कूल में ही नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं. थीम बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बार की थीम क्या है बच्चों? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, जैसे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर चीज़ बदलती है, तो जो कोर्सेज़ होते हैं उन्हें भी चेंज करने की ज़रूरत होती है. तो जब हम कोर्सेज चेंज करेंगे देन वी विल ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन टू. चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड, दिस इज़ द अवार्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द कुलदीप नायर पत्रिका सम्मान फॉर 2022. किसको ये सम्मान दिया गया है 2022 में? अजीत, अंजुम, अरफा खनम शेरवानी, रवीश कुमार, निखिल वागले. किसको ये अवार्ड दिया गया 2022 के लिए? अरफा खनम को दिया गया है. क्यों?
क्योंकि ये जो अवार्ड होता है वो दिया जाता है जर्नलिस्ट को, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको दिया जाता है। तो इनको दिया गया है फॉर द ईयर 2022 और 2021 के लिए दिया गया है अजीत अंजुम को, जो कि एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं। वो जाते हैं अपनी स्टोरीज़ कवर करते हैं और यूट्यूब पर उसको पोस्ट करते हैं, वहाँ पर वो उनका एक जर्नलिज्म का एक चैनल है। ये अवार्ड 2021 के लिए उनको दिया गया है। 2022 के लिए दिया गया है अरफा शेरवानी को। अरफा शेरवानी क्या है? वो एक एडिटर है, सीनियर एडिटर है द वायर की। द वायर एक न्यूज़ वेबसाइट है जिसमें कि आपको न्यूज़ देखने को मिलती है। हाँ, कैसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो द वायर है वो थोड़ी सी रैशनल वेबसाइट, मतलब रैशनल न्यूज़ एजेंसी कह सकते हो, न्यूज़ वेबसाइट कह सकते हो, जहाँ पर आपको एक तरफा यानी कि एक बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता, आपको एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है हर एक चीज़ का। और ये पहली जो शेरवानी जी हैं, ये अरफा खनुम शेरवानी, ये पहली ऐसी जर्नलिस्ट थी जिन्होंने 2014 का अफ़गान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उनको कवर किया था। शी वॉज द ओनली इंडियन जर्नलिस्ट टू कवर दैट, सो शी वॉज वेरी ब्रेव ऑल्सो। इनको रेड इंक अवार्ड भी मिल चुका है और इनको चमेली देवी जैन अवार्ड भी मिल चुका है। तो आपने जान लिया अरफा खनुम शेरवानी जी के बारे में। चलिए, अच्छा एक और चीज़ रह गई, रवीश कुमार और निखिल वागले को भी ये अवार्ड जो है वो मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर पे। ऑथर पे क्या है बच्चों? बुक का नाम है विनिंग द इनर बैटल। हु इज़ द ऑथर ऑफ विनिंग द इनर बैटल? शेन वॉटसन, ईरा पांडे, पी साईनाथ, रेने नाबा। बताओ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विनिंग इनर बैटल? तो बच्चों शेन वॉटसन, इनका किससे ताल्लुक़ है? इनका ताल्लुक़ है क्रिकेट से, है ना, इनका ताल्लुक़ है क्रिकेट से। इन्होंने बुक लिखी है विनिंग द इनर बैटल। ईरा पांडे ने बुक लिखी है लता जी पे, जिस बुक का नाम है लता सुर गाथा। और पी साईनाथ ने लिखी है लता लाइफ इन म्यूज़िक। रेने नाबा ने लिखी है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। शेन वॉटसन ने कौन सी बुक लिखी है? द इनर विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। ये बुक, ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये बुक्स जो है वो 2022 में लिखी गई हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पल फेस्ट इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पर्पल फेस्ट जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? महाराष्ट्र में, गुजरात में, गोवा में या राजस्थान में? पर्पल फेस्ट क्या है बच्चों? ये फेस्ट है जो कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए फेस्ट स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र में, गुजरात में या गोवा में या राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा बच्चों, गोवा में। गोवा में कहाँ? पानाजी। पानाजी क्या है? गोवा की कैपिटल है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये अपने तरीके का पहला ऐसा फेस्ट है, पहला ऐसा फेस्टिवल फेस्ट होता है। वो 2-3 दिन का सेलिब्रेशन चलता है एक जगह पे, और गोवा में तो बहुत सारे फेस्ट होते हैं। तो गोवा में पहली बार फिज़िकली डिसेबल्ड लोग जो है ना उनके लिए ये फेस्ट जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों? क्योंकि जो इसका लोगो है, इस लोगो को जो गोवा के चीफ मिनिस्टर, उनका नाम है प्रमोद सावंत, उन्होंने अनवील किया है। ये लोगो जो है वो लोगों के सामने लेकर आए कि ऐसा कुछ लोगो जो है वो पर्पल फेस्ट का होगा। ये फेस्ट कब ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? ये फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023 तक। जो बच्चे, और अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर रखा, बहुत सारे लोगों ने, 2000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट इस फेस्ट में ऑलरेडी कर लिया है। टिकट्स आर रनिंग आउट। सो अगर आप जा सकते हैं, गोवा में हैं और आप जा सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो go to this fest. So I hope you guys like the session. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.